हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राजनीति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो हमारी आने वाली यूपी पेट के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संविधान से संबंधित। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस पहलू से संबंधित है? जो भारतीय अनुच्छेद है 5 से 11 वो किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। आर्टिकल जो 5 से 11 है वो नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी कह सकते हैं वो महान्यायवादी होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 76 के तहत। ये पूछा जाता है प्रश्न, इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जो हिंदू विवाह अधिनियम है कब पारित हुआ? तो 18 मई 1955। 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लागू हुआ था 18 मई 1955। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है, किसकी गारंटी देता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। जो आर्टिकल 300A है वो गारंटी देता है व्यक्तियों को कि वह अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। जो 300A आर्टिकल है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है, चुनाव से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, भारतीय संविधान में भाग जो 15 है में अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? तो भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 324 में बताया गया है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 324 के अनुसार क्या होगा? एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो हैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजस्थान के नागौर से। भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर से हुई थी। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? पहला जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से शुरू किया गया था या पेश किया गया था? पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पेश किया गया था। नागौर जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं से। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद जो कौन सा इसमें अनुच्छेद है जो प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? जो अनुच्छेद 108 है इसके प्रावधानों के तहत, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की
संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला इसका डिस्क्रिप्शन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा का संसद का उच्च एवं स्थायी सदन है। जो राज्यसभा है ये संसद का उच्च एवं स्थायी सदन है। ये भी पूछा जाता है संसद का उच्च सदन कौन है, राज्यसभा या लोकसभा? तो उसमें राइट ऑप्शन होगा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च एवं स्थायी सदन है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष का होना आवश्यक है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा सुझाव प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहले जो एम.एन. राय थे उन्होंने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सर्वप्रथम सुझाव एम.एन. राय ने दिया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनका जो विचार था एम.एन. राय का संविधान सभा बने, इसको मूर्त रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी सदस्य थे। उसके बाद कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं जो संविधान सभा के प्रथम स्थायी सदस्य थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य बने थे तथा उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में अध्यक्ष बनाया गया। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला टॉपिक है संविधान की विशेषताओं से। तो भारतीय संविधान को माना जाता है, भारतीय संविधान क्या है? संघीय है, एकात्मक है, क्या है? तो जो भारतीय संविधान है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। अगला इसका डिस्क्रिप्शन अगला ही देखते हैं प्रश्न, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता देता है? तो जो भारतीय संविधान है अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। ये जो हैसियत और अवसर शब्द का उल्लेख जो भारत की प्रेम्बल है, प्रस्तावना, उसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। 2 समानताएं प्रदान करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की, और 5 प्रकार के कह सकते हैं आप, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है
और 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 3 प्रकार के राजनीतिक न्याय प्रदान करता है हमारा संविधान। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसमें कोई राइट ऑप्शन नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन अगला ही देखेंगे। भारत में निम्न में से क्या प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो हम पहले देखेंगे कौन से प्रत्यक्ष कर होते हैं, कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं, कौन से राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर। आय, संपत्ति, निगम कर जो है, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, आय, संपत्ति, निगम, ये सभी केंद्र सरकार के कर हैं, डायरेक्ट कर। और केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन है? उत्पादन कर, आयात कर, मूल्य वृद्धि कर, सेवा कर। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर उत्पादन कर, आयात कर, मूल्य वृद्धि कर और सेवा कर। अब देखेंगे राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? तो बिक्री कर, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर जो है राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर हैं। जो जीएसटी है वो जीएसटी क्या है? अब जीएसटी में जो स्लैब्स थे, 5 स्लैब थे, उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब केवल 2 स्लैब बचे हैं, 5% का और 18% का। 15 और 28% वाला स्लैब खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है, जीएसटी को किसमें सेवा कर में समाहित किया गया है? अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सरकार आयकर को कहा जाता है? तो भारत में जो आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगामी। भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो राजस्व व्यय का कौन एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक प्रिंटर की मरम्मत करना राजस्व व्यय का एक उदाहरण हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड का पूरा नाम। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। हम देख सकते हैं इसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिवरमन कमेटी जो थी या समिति थी उसकी सिफारिश पर। नाबार्ड से 2 ही प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला बनता है नाबार्ड का पूरा नाम। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरा बनता है इसकी स्थापना से 12 जुलाई 1982। और तीसरा बनता है नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर। 3 ही प्रश्न बनते हैं। चौथा भी बन जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना तो 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ। आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, 1982। भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई, जिसे बोलते हैं एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में हुई। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। यह करंट अफेयर का था, डाउट वाला है। अगला देखेंगे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। और बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा, बाजार, पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। जो एसबीआई है इसकी शाखा यानी ब्रांचेज भी सबसे ज़्यादा है, बाजार पूंजीकरण भी इसका ज़्यादा है और कुल जमा भी इसकी ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई।
एसबीआई का पहले नाम क्या था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण के बाद ही एसबीआई हो गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम पड़ गया। और भारतीय स्टेट बैंक का गठन जो है, एसबीआई का गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ था। बस यही बनता है प्रश्न, एसबीआई का गठन 1 जुलाई 1955। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह पर गठन पर टिकी हुई, उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वावलंबन दल। जो स्वावलंबन दल होते हैं ये क्या करते हैं? जो भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, जिसे कहते हैं स्वावलंबन दल। ये भी बढ़िया क्वेश्चन नहीं, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी। जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड क्या करता है? ये डायरेक्टली लोन नहीं बांटता है, ये जो है अपने विभिन्न बैंकों के माध्यम से ग्रामीण विकास करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? तो कौन तैयार करेगा? नाबार्ड। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 इसकी स्थापना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन बैंकों पर अधिकार बड़े औद्योगिक घरानों का था। इन जो बैंकों पर अधिकार था बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का था। ये इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 19 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जो पहला हुआ था 19 जुलाई 1969 को, उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं पेशकश की? किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज प्रदान की थी? तो वो था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं पेशकश किया, प्रदान की। अगला प्रश्न है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, इस समय समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो पूरी दुनिया को 24 टाइम जोनों या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हम डिस्क्रिप्शन देखें सीधे, पूरी दुनिया को कुल 24 क्षेत्रों में या टाइम जोनों में बांटा गया है। भारत में केवल एक टाइम जोन है। भारत में क्या है? एक समय क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस के पास है। फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है। पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन, भारत के पास एक टाइम जोन और फ्रांस के पास सर्वाधिक 12 टाइम जोन है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? जीएमटी से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और एक प्रश्न बनता है, देख लें इसमें, भारत के मानक समय का निर्धारण किससे किया जाता है? तो भारत के मानक समय का निर्धारण कहाँ से होता है, कितनी डिग्री से होता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से। भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों से पैंटागोनिया जो मरुस्थल है वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है, अर्जेंटीना। पैंटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। पैंटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। अगला प्रश्न देखेंगे, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तनामी डिजर्ट कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है।
इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तनामी रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तनामी डिजर्ट 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कजा-इल कुम रेगिस्तान कहाँ है? कजा-इल कुम रेगिस्तान तो हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। कजा-इल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 115,000 यानी 1,15,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान तो सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अब जो है जियोग्राफी से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये कहाँ पर है? ये भी देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7200 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है। अकांकागुआ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो एडीज पर्वत की। एडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी कह सकते हैं, लंबी कह सकते हैं पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है। यह लगभग 7200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। एडीज पर्वत श्रृंखला 7200 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है, जो 6960 मीटर की है। प्रश्न बन जाता है कि अकांकागुआ किसकी चोटी है सबसे ऊंची? तो एडीज पर्वत की। कितनी इसकी लंबाई है? तो 6960 मीटर है अकांकागुआ की ऊंचाई। अगला प्रश्न देखेंगे ड्राकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्राकिंसबर्ग पर्वत किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में है। अगला प्रश्न देखेंगे माउंट किलिमंजारो। यहाँ से प्रश्न बनता है माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, दी ग्रैंड कैनियन। दी ग्रैंड कैनियन दुनिया की सबसे तंग घाटी है। ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है अमेरिका के एरिजोना प्रांत में। दुनिया की सबसे तंग घाटी यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट कैन्यन ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है अमेरिका के एरिजोना प्रांत में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा झरना। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना यानी वाटरफॉल वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला की रियो करोनी नदी की सहायक चुरो नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनेमा नेशनल पार्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना। तो सबसे ऊंचाई वाला झरना अभी बताया था एंजल, जिसे साल्ट एंजल भी बोलते हैं, 779 मीटर लंबा है। ये कौन से नेशनल पार्क में है? कनेमा नेशनल पार्क में है। एंजल यानी साल्टो एंजल भी बोलते हैं, एंजल भी बोलते हैं। जो जलप्रपात है ये वेनेजुएला की रियो करोनी नदी पर स्थित है। कह सकते हैं रियो करोनी की सहायक चुरू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ये कहाँ पर पड़ता है? कनेमा नेशनल पार्क में पड़ता है साल्ट एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, या तो आप देख सके एंजल या साल्ट एंजल सबसे ऊंचाई वाला 979 मीटर। अगला प्रश्न है डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो डोवर जल संधि जो है ये ऑप्शन नंबर सी राइट है, इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है भारत में रजत क्रांति यानी जिसे बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो कॉटन प्रोडक्शन यानी कपास के उत्पादन से सिल्वर
क्रांति या रजत क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, नहीं ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो भारत में रजत क्रांति है ये अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। भारत में जो ये रजत या सिल्वर क्रांति है अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जो श्वेत क्रांति है यह दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। एक होता है गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन जी हैं। और रजत क्रांति जो है वो अंडा और चिकन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धान में भूसी का प्रतिशत कितना होता है? धान में लगभग भूसी कितने % होती है? तो 22%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 72% होता है। धान में कह सकते हैं चावल कितना % होता है? 72% तक, और 22% भूसी होती है, 6% चोकर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो तिलहनों यानी तेल वाली फसलों के प्रोडक्शन में किसने वृद्धि की थी? तो पीली क्रांति ने। इसके जनक थे सैम पित्रोदा। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया। पीली क्रांति के पिता जो हैं सैम पित्रोदा हैं। पीली क्रांति ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? खरीफ की फसलों के लिए किस टाइप के मौसम की जरूरत पड़ती है? तो खरीफ सीजन कौन सी होती है? तो धान के समय की जो सीजन होती है, जून जुलाई में, जिनकी मई जून जुलाई इनका समय होता है, उस समय इनकी बुआई की जाती है, वो होता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। चावल की में निम्नलिखित में से वाणिज्यिक फसल है। चावल कहाँ की वाणिज्यिक फसल है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, पंजाब। चावल यानी धान को बोलते हैं ओराइजा सेटाइवा। इसका बोटनिकल नेम है, ग्रेमनिया पोएसी फैमिली से संबंधित है। तो चावल जो है ये पंजाब की वाणिज्यिक फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो भारत में 3 फसली ऋतुएं, खरीफ रबी जायद। जून जुलाई में जिनकी बुआई होती है वो होती हैं खरीफ, और एक होती है जून जुलाई वाली, फरवरी अक्टूबर नवंबर, फिर फरवरी मार्च। अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च ये होती है खरीफ रबी जायद वाली सीजन। इस समय इनकी बुआई की जाती है। एक सीजन को 4 महीनों में बांटा गया है, खरीफ रबी जायद। अगला प्रश्न देखेंगे, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर और बांगर जो है ये जलोढ़ मिट्टी यानी जो एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल, उसके प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल बोलते हैं इंग्लिश में। खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़क होती है, बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़क होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मरुस्थल क्षेत्रों में अपर्दन होता है, मतलब मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है। वायु अपर्दन का मतलब होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु के माध्यम से, तो होता है वायु अपर्दन। क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं मरुस्थलों में, शुष्क भूमि या होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अतिचराई। मरुस्थल क्षेत्रों में जो वायु अपर्दन होता है अतिचराई के कारण भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि
जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो जब अति चराई होते हैं तो पशुओं के खुरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो जो अति चराई है वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? जो सनफ्लावर है सूर्यमुखी, इसकी खेती के लिए जो है रेगुर या जो काली मिट्टी होती है ये बेस्ट मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 के अकॉर्डिंग कहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है? तो बिहार का। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य पूछे तो नंबर 1 पे बिहार है, दूसरे पंजाब है, तीसरे में केरल है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है, 5वें में हरियाणा है। अगर आपसे राज्य ना पूछा जाए, सीधे ओवरऑल पूछा जाए तो जो दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, इसका जनघनत्व सर्वाधिक है। अगर राज्य की बात करें तो बिहार का इसमें पहला स्थान है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, हरियाणा ये सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो अभी बता दिया बिहार। अगर यूनियन टेरिटरी पूछे तो नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने परसेंट है? 80 कितने परसेंट है भारत की कुल पॉपुलेशन में? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में एससी यानी अनुसूचित जाति जो है 16.6% है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, लगभग 17% के आसपास, 16.49%। केवल यूपी में पूरे भारत का जो परसेंट है कि 17% लगभग निवास करता है यूपी में जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना परसेंट घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना परसेंट घेरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, 2.4%। भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% हिस्सा घेरा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा अति समीपस्थ होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसमें सबसे समीप किसके पास से होकर गुजरती है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जो त्रिपुरा है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें यहाँ से जो कर्क रेखा है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इसे बोलते हैं, सबसे समीप होकर गुजरती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ शहर त्रिपुरा का जो उदयपुर सिटी है वो है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना इंडिया आता है 7वें नंबर पे। अगला प्रश्न देखेंगे, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, 92,200 किलोमीटर।
अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल जो तटीय रेखा की लंबाई है 9200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें पहला प्रश्न है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी, वो बम्बई में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम के प्रयत्नों से की गई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ने वर्ष 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था जो आगे चलकर क्या बन गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब ग्रहण किया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये प्रश्न पूछा जा चुका है एमटीएस की परीक्षा में। तो ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था वहां पर गाया गया था। जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं और संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। तो आप इसमें देख सकते हैं दोबारा पूछा गया है कि इसमें ये सम्मिलित लेखाकार परीक्षा में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या कर लिया था? तो ये मुस्लिम लीग के साथ शामिल हो गए थे, गठबंधन कर लिया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है जिसमें नरम गरम दल एक साथ आए, मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ। इस जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 का, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की। अगला प्रश्न देखेंगे। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जो पहला अधिवेशन था तो उन्होंने 1924 में बेलगांव या बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केवल महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव 1924 वाला। अगला प्रश्न देखेंगे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? तो 1924 बेलगाम अधिवेशन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो 1939 में भी अध्यक्ष चुने गए थे लेकिन कुछ मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे लेकिन कुछ मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था 1887 में। कौन सा? मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सर बदरुद्दीन तैयब जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। बदरुद्दीन तैयब जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जिसे बोलते हैं मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1887 में।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कौन सी बस्ती बनाई थी? गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स नामक कह सकते हैं क्रियाशील मठ बनाया या गांधी जी का प्रथम आश्रम माना जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। गांधी जी ने दिसंबर 1904 में डबरन जो दक्षिण अफ्रीका में है वहां पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में डबरन में। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था और यह दक्षिण अफ्रीका में 1884 ईस्वी में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की। गांधी जी का प्रथम आश्रम फिनिक्स था और गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गांधी जी मात्र 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो 1893 में डरबन शहर में। अगला प्रश्न है रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटमर्टिजबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम रेल श्रेणी के डिब्बे से बाहर सामान सहित फेंक दिया गया था? तो 1893 में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट या काला कानून के विरोध में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना की। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना की थी। गांधी जी इसके अध्यक्ष और वीजी हैनमैन उपाध्यक्ष थे। रॉलेट एक्ट या काला कानून के विरोध में सत्याग्रह लीग की स्थापना गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ या वेश्या कहा है? तो उनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ या वेश्या कहा है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। अगला प्रश्न है 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर डी जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 का, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से पहला सत्याग्रह जो देखा जाए तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 वाला था। अगला प्रश्न है 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से हुई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम है? तो उसे लिखा था लुई फिशर ने। लुई फिशर ने लिखा था कि जो असहयोग आंदोलन है भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में क्या सिफारिश की थी कि जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करें? तो आदर्श गांव की स्थापना का उन्होंने अनुसरण किया था, जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच का अनुसरण कर सकें। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की, जहां पर लोग सरल जीवन उच्च सोच का आदर्श अनुसरण कर सकें। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। गांधी जी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
तो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अगला प्रश्न है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना जो चौरी चौरा स्मारक है उसके अनुसार 4 फरवरी 1922 को हुई थी। आप देख सकते हैं चौरी चौरा स्मारक के अनुसार चौरी चौरा घटना की वास्तविक जो तिथि है वो 4 फरवरी 1922 है। ये स्थान गोरखपुर में पड़ता है, जहाँ जो सेना किसान थे, किसानों के जुलूस पर गोली चला दी गई थी पुलिस के द्वारा, तो भीड़ भड़क गई और थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। भारतीय इतिहास में ये घटना चौरी चौरा घटना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन कब वापस हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था और उसे मारने का प्रयास किया? तो था ऑप्शन नंबर बी किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उन पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था ने 9 अगस्त 1925 को घटित किया था। इसके तहत लखनऊ से निकट काकोरी में एक डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी वो क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशनलाल तथा राजन लाहिड़ी को फांसी हो गई थी। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ। अगला प्रश्न है गदर आंदोलन के नेता कौन है? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है ये गदर आंदोलन के नेता हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। गदर आंदोलन के जो नेता हैं वो लाला हरदयाल हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं वो हैं सोहन सिंह भाखना। अगला प्रश्न है गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। गदर क्रांति क्यों स्टार्ट हो गई, इसका मेन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हो गया था, 1918 में समाप्त हो गया था प्रथम युद्ध, 4 साल चला। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में पड़ता है, यहाँ पर 27 फरवरी 1931 को सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी, क्योंकि ये चारों तरफ पुलिस के द्वारा घिर गए थे। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। HSR है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से बच गए थे, पुलिस को चकमा दे दिया था। लाहौर षड्यंत्र से भी बच गए थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, अब इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पर पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न है निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं है? तो चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह ये सभी क्रांतिकारी नेता हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता कह सकते हैं, क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इसकी रचना किसने की थी? तो हसरत मोहानी ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद को नारे के रूप में लोकप्रिय भगत सिंह ने किया, लेकिन इसकी रचना जो है हसरत मोहानी ने की थी। आप देख सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन बोलते हैं,
8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो मुंबई अधिवेशन था या सत्र था उससे स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, उन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। लोकनायक किसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहते हैं। ये राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला प्रश्न है, नेताजी को नेता किसने कहा था? निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है गांधी जी को महात्मा गांधी कहा था, राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के उपनाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बना। सुभाष चंद्र के द्वारा दिया गया जो जय हिंद का नारा है वो भारत का राष्ट्रीय नारा बना। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार जो है राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर पुकारा? तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा था? तो ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। इसका अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास से निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया कहा जाता है? तो शेरे बलिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को शेरे बलिया कहते हैं। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। चित्तू पांडे ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को अन्य नाम दिया गया, कौन सा अन्य नाम था? तो इसे कहते थे शारदा अधिनियम। बाल विवाह अवरोध या निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय तिरंगे या ध्वज में अशोक चक्र का कौन सा रंग है? तो गहरा नीला। अशोक चक्र का रंग है गहरा नीला। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय तिरंगे या ध्वज में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1727 में स्थापित हुआ था कलकत्ता में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित और शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित चावदार तालाब से निम्न जातियों के लोगों को पानी उपयोग किए जाने से था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें क्या था, जनरल डायर ने आधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसके फलस्वरूप जो है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने रचना की? तो सर मोहम्मद इकबाल ने। उर्दू के प्रख्यात शायर हैं मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना की। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे ये। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा मकसद नहीं था? तो बंगाल विभाजन के पीछे मेन मकसद था इनका कि जो इसका एरिया सबसे ज़्यादा था, इसलिए प्रशासन में असुविधा आ रही थी। ये उन्होंने कारण बताया जिससे भारत से बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया था। तो इसमें क्या कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर सी राइट है। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन जो है बंगाल विभाजन के पीछे का कारण नहीं था। और बाकी जो कारण कौन कौन से थे? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ब्रिटिश और बांटो और शासन करो की नीति, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज न कर पाना, ये बंगाल विभाजन के पीछे के कारण थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड जो बांध है भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ पर है? ओडिशा में महानदी पर बना है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड जो बांध है भारत ही नहीं विश्व का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर बना है। महानदी कहाँ है? ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है महानदी पर बना ये बांध। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4801 मीटर इसकी लंबाई है। हीराकुंड बांध की कुल लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। और मुख्य बांध की लंबाई है मुख्य बांध की लंबाई है इसके 4801 मीटर और कुल इस बांध की लंबाई है 25.8 किलोमीटर। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हीराकुंड बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। अगर मुख्य बांध की लंबाई बात करें तो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है, 5 किलोमीटर के आसपास, 4801 मीटर। अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना यूपी और बिहार का है। गंडक सिंचाई परियोजना यूपी और बिहार का संयुक्त प्रयास है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो ये टिहरी बांध परियोजना थी सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की गई थी। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं बांध और ऊंचाई। तो रिहंद बांध की ऊंचाई 91 मीटर के आसपास, सरदार सरोवर 163, भाखड़ा 225, टिहरी 260, नागल 29 है। तो आप एक नज़र में देख लीजिए कि नागल 29, टिहरी 260, भाखड़ा 225, सरदार सरोवर 163 और रिहंद 91 मीटर के आसपास है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। चमेरा बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो सबसे ज़्यादा बांध महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील कहाँ पर है? तो पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, वुलर झील कश्मीर में है और सांभर झील राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा, वुलर कश्मीर, सांभर झील राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। यह 1165 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? तो फुलहर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? तो यूपी के पीलीभीत जिले में स्थित है फुलहर झील, जहाँ से क्या है गोमती नदी निकली है। अगला प्रश्न है, थोसेंगर वाटरफॉल कहाँ पर है? तो थोसेंगर वाटरफॉल है महाराष्ट्र में।
अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है डल झील, उलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की कह सकते हैं, ताजे पानी कह सकते हैं झील, तो उलर झील है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी है हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो अराकू जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। अराकू क्या है? एक हिल स्टेशन है जो विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। अराकू को आंध्र प्रदेश के ऊंटी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के ऊंटी के नाम से किसे जाना जाता है? अराकू को। अगला प्रश्न है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलांग चोटी। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1965 मीटर। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? शिलांग शहर को। शिलांग जो चोटी है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, 1965 मीटर की है। अगला प्रश्न है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है K2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? तो जो सिपकिल्ला है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये उत्तराखंड में नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सिपकिल्ला जो दर्रा है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो हिमालय को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिल्ला दर्रा। लिपुलेख, नीति दर्रा, मोलिंगला दर्रा ये उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और मोलिंगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है और सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? तो केरल और तमिलनाडु जो है ये पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को। जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन। आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का क्या फार्मूला होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। ये क्या है? लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। इसमें लोहा होता है 72%। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे बढ़िया अयस्क है। इसमें 72% लोहा होता है। लोहे के और भी अयस्क होते हैं, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है। अगला प्रश्न है राजनीतिक भूगोल से। भारत के उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वो बांग्लादेश। भारत जो है बांग्लादेश के साथ अपनी कह सकते हैं सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर आ सकता है। भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और इसके बाद देखेंगे भारत चीन के साथ कितनी सीमा बनाता है? चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 मीटर, म्यांमार 1643, भूटान 699 और सबसे कम अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। उसके बाद चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल के पास 1751, नेपाल 1751, म्यांमार 1683, भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं।
अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारतीय जो प्रायद्वीप है ये बंगाल की हिंद महासागर तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है, इस प्रकार यह हिंद महासागर तक फैला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो जो है किन्नौर। किन्नौर कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का पूर्वोत्तर में स्थित एक जिला है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ भारत की जो है स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पड़ोसी देश है लेकिन सीमा साझा नहीं करता है। तो हाँ, बांग्लादेश के साथ सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323। अगला प्रश्न देखेंगे भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा जो लगती है 7 देशों से। बचपन में BA ट्रिक है याद करने की। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो सीमा है वो 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। और भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत ने कितना धरातल घेरा हुआ है? तो 2.4% पूरे वर्ल्ड का। SCO संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? SCO का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर A है ईरान, B है रूस, C है कनाडा, D है पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ईरान संघाई सहयोग संगठन का सबसे नवीनतम सदस्य देश है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुयाना का जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर A है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, B है द ऑर्डर ऑफ जेवर, C है परम चक्र, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी गुयाना गए थे तो वहां पर उनको द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है हाल ही में किस मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए? हाल ही में किस मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर A पेट्रोलियम मंत्रालय, B है विद्युत मंत्रालय, C है सोलर मंत्रालय, D है जल मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है हाल ही में जारी किए गए नियमों के अनुसार कृषि भूमि पर स्थित कितने से अधिक पेड़ों को काटने हेतु अनुमति लेना अनिवार्य है? अगर कृषि भूमि पर पेड़ लगे हुए हैं तो हम कितने पेड़ों को काटें तो हमें अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन नंबर A है 100, B है 50, C है 10, D है 500। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 10 से अधिक अगर हमें कृषि भूमि पर पेड़ों को काटना है तो उसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर C राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2025 किसने जीती? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2025 कितने जीती? ऑप्शन नंबर A है नोवाक जोकोविच ने,
बी लैंडो नॉरिस ने, सी है बी के राय ने, डी है मार्शल जैकलिन ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंडो नॉरिस। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 लैंडो नॉरिस ने जीती। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, अखिल भारतीय विद्युत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ की हुआ है? हाल ही में अखिल भारतीय विद्युत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है केरल, डी है जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नई दिल्ली में हाल ही में अखिल भारतीय विद्युत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसमें नई दिल्ली, बी चीन, सी है जर्मनी, डी है इटली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बान है वो जर्मनी में पड़ता है, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में कहां पर आयोजित हुआ होगा। तो जर्मनी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 120 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त करके 2025 का 5वां यूनिकॉर्न बन गई? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 120 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त करके 2025 का 5वां यूनिकॉर्न बन गई? ऑप्शन नंबर ए है जम्बूटेल, बी पीएसएल लिमिटेड, सी है केयर लिमिटेड, डी है टिस्को लिमिटेड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जम्बूटेल कंपनी है इसने हाल ही में 120 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त करके 2025 में ये 5वीं यूनिकॉर्न बन गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, वैश्विक शांति पुरस्कार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 115, बी है 20, सी 101, डी है 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का 115वां स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी है 20, सी है 3, डी है 5वां। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का 3रा स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई, बी है 3 मई, सी है 4 जुलाई, डी 1 जनवरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, डी बेलारूस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो फीफा महिला विश्व कप 2035 होने वाला है उसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी है असम, डी है गोवा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जम्मू कश्मीर में देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में आधार ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो आप फोटो में देखकर पहचान गए होंगे ये कौन है। इन्होंने ही हाल ही में आधार ऐप को लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, अरविंद चौरसिया, डी बी आर देसवाल। तो ये फोटो में अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने हाल ही में आधार ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना गया? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है? गज सिंह को, शेरा को, गणेश को या भारती को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गज सिंह को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप फोटो में देख सकते हैं ये कौन है। सुमन शेट्टी, एनालेना बेयरबॉक, सी हेलीफ्रिक, डी जोकोविच। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, ये है एनालेना बेयरबॉक। एनालेना बेयरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन जो समुद्रयान है कब लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान कब लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 2026, बी है 2028 में, या 2030 में, या 2035 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2026 में समुद्रयान लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का क्या है? पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन है। ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 के द्वारा, जिसमें समुद्र के अंदर 6000 किलोमीटर की गहराई तक जाया जाएगा, वहां पर पर्यवेक्षण किया जाएगा। तो कौन सी पनडुब्बी जाएगी? स्वदेशी रूप से निर्मित मत्स्य 6000 पनडुब्बी के द्वारा समुद्रयान सफल होगा 2026 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी जापान, सी ब्राजील, डी ब्रिटेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राजील। वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में केरल ने कौन सी कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 10वीं कक्षा के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया है? तो ये केरल है। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। हाल ही में केरल ने 10वीं की कक्षा के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है, या देश का पहला स्टेट बन गया है ऐसा कार्य करने वाला। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफ्लासीवैक्स टीका विकसित कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो मलेरिया के लिए एडफ्लासीवैक्स टीका विकसित कर रहा है? तो अपना इंडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत जो है एडफ्लासीवैक्स टीका विकसित कर रहा है मलेरिया के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया? हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें
इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी है चीन, सी यूएसए, डी जापान। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन। चीन ने इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को दूसरा JE F404 इंजन सौंपा है? किस देश ने भारत को दूसरा JE F404 इंजन सौंपा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी यूएसए, डी जापान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत को जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने JE F404 इंजन सौंपा है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? याकतेन, सिक्किम, भोपाल, गोवा या महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याकटेन गांव का नाम ये सिक्किम में पड़ता है। ये भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव बना है, कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? हाल ही में भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमरावती, बी भोपाल, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरावती। भारत का पहला AI+ कैंपस अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आलू की बात करें तो आलू के प्रोडक्शन में ओवरऑल तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन जहां पर पूछा गया है प्रोसेस्ड आलू उत्पादन, तो प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा अग्रणी है? अमरावती है, भोपाल है, गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात जो स्टेट है ये अग्रणी है। आलू की बात करें तो आलू क्या है, इसका फैमिली होता है सोलेनेसी और इसका बोटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। और आलू उत्पादन में ओवरऑल जो आपका यूपी स्टेट है ये पहले स्थान पर है, और जो गुजरात है प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 75वें PM दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 75वें PM दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में, भोपाल में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75वें PM दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में जो तीरंदाजी विश्व कप 2025 हुआ है तो उसमें भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल कर लीजिए कि यहाँ पर होगा गोल्ड मेडल। तो भारत ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए दुबई, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। तो आप फोटो देखकर समझ गए होंगे ये इंडिया की है। हाल ही में भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ओपन इंडिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन LIC के नए MD एंड CEO बने हैं? तो हाल ही में कौन LIC के नए MD एंड CEO बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुकेश शाह, बी आर दोरेस्वामी, सी ए YD त्यागी, डी अरविंद चौरसिया। तो ये देख सकते हैं आप फोटो में आर दोरेस्वामी जी हैं, ये LIC के नए MD एंड CEO बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो जो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 है, इसमें भारत ने कुल 4 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई, बी है वित्त मंत्रालय, सी है सेबी, डी है नाबार्ड। आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2015, बी है 2000, सी है 2025, डी 1947। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2000 में जो है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है पीएम शहरी आवास योजना कब शुरू हुई? पीएम शहरी आवास योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 25 जून 2015, बी वर्ष 2000, सी वर्ष 2025, डी 5 मई 1947। इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 25 जून 2015 को पीएम शहरी आवास योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है टेटनस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, हैजा, निमोनिया आदि रोग किसके द्वारा फैलते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायरस, बी कवक, सी जीवाणु, डी शैवाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बैक्टीरिया है जीवाणु, इसके द्वारा टेटनस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, हैजा, निमोनिया आदि रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है वायरस, बी है कवक, सी है जीवाणु, डी है शैवाल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा, कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि कैल्शियम संतुलन तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करती है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो कैल्शियम संतुलन बनाए रखती है तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है? ऑप्शन नंबर ए है पैराथायरॉइड ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी आमाशय ग्रंथि, इनमें से सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है यह मानव में कैल्शियम संतुलन बनाए रखती है तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल किस पादप के बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किस पादप के बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है जेट्रोफा, बी है पीपल, सी है लिप्टिस, डी है बांस। बांस को इसको घास भी बोलते हैं, बांस। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जेट्रोफा। जैव ईंधन जो है ये क्या है, इससे किसके बीजों से प्राप्त होगा? तो जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डीजल, बी है पेट्रोल, सी है सोडियम, डी है यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
परमाणु भट्ठी में यूरेनियम जो ईंधन है उसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कृत्रिम रूप से मानव निर्मित अनाज वाली फसल कौन सी है? कृत्रिम रूप से मानव निर्मित प्रथम अनाज वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए व्हीट, ट्रिटिका मेस्टियम जो है बार्ली से बोलते हैं, ट्रिटिकल है गेहूंसा यानी गेहूं का मामा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल जो है अनाज वाली क्रॉप है, ये मानव निर्मित फर्स्ट कह सकते हैं सीरियल क्रॉप है जो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, डायनमो का क्या कार्य होता है? डायनमो का क्या कार्य होता है? गति करना या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या तापरंग मापन या वायु वेग मापन। डायनमो क्या करता है? डायनमो का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, और जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर ब्रोमाइड, बी आयोडीन, सी कैल्शियम नाइट्रेट, डी है क्लोरीन। तो आप फोटो में देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड हल्के पीले कलर का होता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में, ये प्रकाश संवेदी यौगिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, बी है 15 जुलाई, सी है 1 दिसंबर, डी है 1 जनवरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 21 जून, बी है 5 जून, सी है 5 दिसंबर, डी है 1 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आर्गन, डी है नाइट्रोजन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है राइट हो जाएगा। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78%। ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, विश्व की सबसे गहरे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है बैकाल झील, बी है लोकटक झील, सी है बुलर झील, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरे पानी की झील बैकाल झील है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है बैकाल झील, बी है लोकटक झील, सी है चिल्का झील, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो है चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत के उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है?
भारत में जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का भारत में स्थान जो है प्रथम है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यूपी का चौथा स्थान है। यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या में ये प्रथम स्थान पर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है नर्मदा, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है नील नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसको सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और बात करें तो गंगा जो नदी है इसको 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। गंगा नदी 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी बनी। यह जो है उत्तर प्रदेश में एक, अगर पूछा जाए गंगा नदी की यूपी में कितनी लंबाई है, तो यूपी में लंबाई है इसकी 1450 किलोमीटर, नहीं 1450 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों से होकर प्रवाहित होती है और 1450 किलोमीटर लंबाई है इसकी उत्तर प्रदेश में। इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं सबसे चौड़ी नदी है भारत की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 10, सी है 6, डी है 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? पहले है गुजरात, फिर है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 8। ऑप्शन अब पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो जाएंगे जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, भारत का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? भारत का दक्षिण सबसे कह सकते उत्तरी पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा पॉइंट, बी है इंदिरा कोल, सी है केबिथू, डी है गुहार मोती। तो आप मैप में देख सकते हैं, इधर साइड में नॉर्थ है यानी ऊपर साइड में क्या है? नॉर्थ है यानी उत्तर है। इधर नीचे साइड में दक्षिण है। इधर साइड में क्या है? पूरब है और इधर साइड पाकिस्तान साइड पश्चिम है। तो बात करेंगे भारत का सबसे उत्तरी भाग यानी सबसे ऊपरी वाला भाग कौन हो जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। ये हो जाएगा इंदिरा कोल। और सबसे नीचे जो है इधर कहीं ये इंदिरा पॉइंट है। सबसे नीचे साइड में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। इधर है इंदिरा कोल और इधर जो है पूरब साइड में ये है किबिथू। इधर है किबिथू, इधर है गुहार मोती, इधर साइड में गुहार मोती है। तो यानी जो भारत का कह सकते हैं सबसे उत्तरी पॉइंट है या उत्तरी भाग है उसे बोलते हैं इंदिरा कोल। दक्षिणी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और पूर्वी हो जाएगा सबसे किबिथू और जो पश्चिमी है वो है गुहार मोती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।